नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक गुरुओं से अपने अनुयायियों तक वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों को अपनाने का संदेश पहुंचाने की अपील की। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने शपथ ली। भाजपा के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बने। पेंशनधारियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कई विकल्प दे रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.27% हुई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का पालन 1 महीने के अंदर करने को कहा और असम के तिनसुकिया जिले में बागजान के तेल के कुएं में लगी आग पर काबू पाया गया। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पाली जिले में जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शांति प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया साल आध्यात्मिक आभा का वर्ष है और प्रेरणा देने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात की धरती 2 वल्लभों की जननी है। गुजरात की धरती ने हमें 2 वल्लभ दिए और अभी भी इस बात का जिक्र हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल और आध्यात्मिक क्षेत्र में जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। वैसे मैं दोनों ही महापुरुषों में एक समानता और देखता हूं। दोनों ने ही भारत की एकता और भाईचारे के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रतिमा विश्व के लिए शांति और अहिंसा की प्रेरणा का स्रोत बनेगी। संतजन, भारत ने हमेशा पूरे विश्व को, मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। मुझे विश्वास है कि ये स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। श्री मोदी ने कहा कि आचार्य वल्लभ ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कई राज्यों में कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन संस्थाओं का ऋणी है। श्री मोदी ने संतों और महात्माओं से आग्रह किया कि वे वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों को अधिक महत्व देने के संदेश को अपने अनुयायियों तक पहुंचाएं। आज 21वीं सदी में मैं आचार्यों से, संतों से, भगवंतों से, ऋषियों से, कथाकारों से एक आग्रह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, भक्ति आंदोलन ने ताकत दी, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम भी हमारे संतों, महंतों, आचार्यों का है। आप जहां भी जाएं, जहां भी बोले, अपने शिष्य हो या संतजन हो, आपके मुंह से लगातार ये संदेश देश के हर व्यक्ति तक पहुंचते रहना चाहिए और वो संदेश है वोकल फॉर लोकल। प्रधानमंत्री ने कहा कि संतों और महात्माओं ने स्वाधीनता आंदोलन को सुदृढ़ करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत ने विश्व को हमेशा मानवता, शांति, अहिंसा और भाईचारे का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि यही वो संदेश है जिसकी प्रेरणा भारत विश्व को देता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी के लिए विश्व आज एक बार फिर भारत की ओर देख रहा है। 151 इंच ऊंची ये प्रतिमा अष्टधातु से बनी है, जिसमें मुख्य रूप से तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इसे राजस्थान के पाली में जोधपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया है। श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में स्थापित की गई शांति प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री के इस संबोधन की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित की जाएगी।
इसे आज रात 9:30 बजे से राजधानी और FM रेनबो चैनल पर सुना जा सकता है। बिहार में नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना में राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री कुमार के साथ 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इन मंत्रियों में भाजपा के 7, जेडीयू के 5 और विकासशील इंसान पार्टी तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक मंत्री शामिल हैं। भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। एक रिपोर्ट। भाजपा कोटे से जो मंत्री बनाए गए हैं वे हैं तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, मंगल पांडे, राम सूरत कुमार, जीवेश कुमार, रामप्रीत पासवान और अमरेंद्र प्रताप सिंह। जनता दल यूनाइटेड से विजय कुमार चौधरी, शीला कुमारी, अशोक कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और मेवालाल चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन और विकासशील इंसान पार्टी से मुकेश सहनी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। श्री सहनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और वे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। वे सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। एनडीए ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने नए मंत्रियों को भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एनडीए परिवार मिलजुल कर बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगा। उन्होंने राज्य के कल्याण के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड महामारी के कारण ईपीएस पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा उनके आवास पर या उनके निकट मुहैया कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इन सभी माध्यमों और एजेंसियों के माध्यम से जमा कराए जाने वाले जीवन प्रमाण पत्र पूरी तरह वैध होंगे। इनके अलावा इसे संगठन के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 117 जिला कार्यालयों, पेंशन वितरक बैंक की शाखाओं, नजदीक के डाकघरों और देश भर में 3,65,000 सामान्य सेवा केंद्रों में भी जमा किया जा सकता है। इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पेंशन भोगियों को उनके घर पर डिजिटल प्रमाण पत्र सेवा उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। कर्मचारी भविष्य निधि कोष के पेंशन भोगी इस सेवा के लिए सामान्य शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं। नजदीक के डाकघर से पोस्टमैन उनके घर आएगा और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी करेगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार संगठन के पेंशन भोगी अब अपनी सुविधा के अनुसार वर्ष के दौरान कभी भी ये प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ये 1 साल तक वैध होगा। जिन पेंशन भोगियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर 2020 में जारी किया गया है, उन्हें 1 साल पूरा होने तक जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने की जरूरत नहीं है। खरीफ मौसम 2020-21 के लिए समर्थन मूल्य पर धान की खरीद विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से जारी है। कल तक 281,28,000 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है। पिछले वर्ष इस दौरान 233,89,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस साल पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 20.25% अधिक धान की खरीद की गई है। केवल पंजाब में ही 196,13,000 मीट्रिक टन की धान खरीदी गई है। ये कुल खरीद का 69.73% है। समर्थन मूल्य पर 53,000 करोड़ रुपए मूल्य के धान की कुल खरीद से लगभग 24,14,000 किसान प्रभावित हुए हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए आयोग की रिपोर्ट की प्रति आज भेंट की। वित्त आयोग ने 4 नवंबर को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी थी। वित्त आयोग कल अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन की मेजबानी रूस कर रहा है। वर्चुअल तरीके से आयोजित शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और सतत विकास।
ब्रिक्स की 12वीं शिखर बैठक के दौरान बहुपक्षीय प्रणाली के सुधार सहित वैश्विक संदर्भ में अंतर ब्रिक्स सहयोग और अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के उपायों पर भी विचार विमर्श होगा। आतंकवाद का मुकाबला, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा लोगों के आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर आपसी सहयोग के बारे में चर्चा की जाएगी। भारत ब्रिक्स देशों के संगठन की अध्यक्षता करेगा और अगले वर्ष 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। संविधान के अनुच्छेद 370 के बारे में गुपकार अलायंस के नेता की टिप्पणियों के बाद भाजपा ने आज कांग्रेस की आलोचना की। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गुपकार अलायंस से जुड़ी पार्टी कह रही है कि वो चीन के साथ तालमेल करके अनुच्छेद 370 को वापस ले आएगी। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जानना चाहा कि क्या वे अलायंस के नेताओं की इन टिप्पणियों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला चीन के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती तिरंगा झंडा नहीं उठाना चाहती, जबकि कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 से संबंधित प्रावधानों को रद्द किए जाने को गलत बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि इन टिप्पणियों से पता चलता है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिहार की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट वाक्यों में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को कहा है चुप कर देश के विरोध में ना बोल। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आर्टिकल 370, चीन, इन सभी विषयों को लेकर जिस प्रकार के वक्तव्य राहुल गांधी जी ने दिया था, प्रधानमंत्री को कायर कहा था, देश को डरा हुआ, छुपा हुआ, हरा हुआ कहा था, जनता ने बिहार में राहुल गांधी जी को चुप कर कहा है और यहां आकर ये चले हैं बनने गुपकर। जिनको चुप कर कहा गया वो गुपकर बनने चले हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक गुरुओं से अपने अनुयायियों तक वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों को अपनाने का संदेश पहुंचाने की अपील की। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने शपथ ली। भाजपा के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बने। पेंशनधारियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कई विकल्प दे रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.27% हुई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का पालन 1 महीने के अंदर करने को कहा। असम के तिनसुकिया जिले में बागजान के तेल के कुएं में लगी आग पर काबू पाया गया। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर में और सुधार हुआ है और ये 93.27% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 43,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 82,49,000 से अधिक रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में कोरोना रोगियों की कुल संख्या 4,65,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 30,548 नए मरीज सामने आए हैं। देश में संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की कुल संख्या 88,45,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति पर कारगर तरीके से अमल होने से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय देश में महामारी की वजह से मृत्यु दर 1.47% है, जो दुनिया में कोरोना से होने वाली सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 435 मौत हुई है। देश भर में कोरोना से हुई मौतों की संख्या 1,30,070 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8,61,000 परीक्षण किए गए। देश में अब तक कोविड परीक्षण की संख्या 12,56,00,000 हो गई है।
भारत बायोटेक ने कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन का तीसरा परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की भागीदारी से किया जाने वाला ये परीक्षण 26,000 वॉलंटियर पर किया जाएगा। ये भारत में कोविड के टीके के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा क्लिनिकल परीक्षण है। इस परीक्षण को ctri.nic.in पर पंजीकृत किया गया है। भारत के औषध महानियंत्रक ने इसे स्वीकृति दे दी है। कोवैक्सीन के पहले और दूसरे क्लिनिकल परीक्षण में 1000 विषयों का विश्लेषण किया गया था। भारत बायोटेक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान के सहयोग से कोवैक्सीन टीका बना रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने कोविड जैसे संकट के प्रति प्रभावी कार्रवाई की है और इससे भविष्य के लिए उसका आत्मविश्वास और विश्व स्तर पर सहयोग बढ़ेगा। आज तीसरे डेक्कन संवाद में श्री जयशंकर ने कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की और कहा कि उसने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की उत्पादन क्षमता विकसित की और स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र की स्थापना की। उन्होंने कहा कि शुरू में देश पर्याप्त पीपीई किट और वेंटिलेटर प्रदान करने में सक्षम नहीं था, लेकिन वर्तमान में न केवल देश की जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि अन्य देशों की सहायता भी कर रहा है। विदेश मंत्री ने बताया कि इस समय भारत में 15,000 विशेष सुविधा केंद्र हैं, जिनमें 15 लाख आइसोलेशन बेड हैं और उन्होंने बताया कि 7,000 केंद्रों में प्रतिदिन संक्रमण के 10 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा रही है। We have created more than 15,000 dedicated facilities with 1.5 million isolation beds. If more than 1 million Indians are tested daily by 7,000 centers, if Arogya Setu was devised to facilitate contact tracing, then it speaks volumes about our inherent capabilities. Not just that, our social discipline was extraordinary, standing out in comparison with many developed economies. इसी कार्यक्रम में आवासन तथा शहरी कार्य और नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत कोविड संकट से आसानी से बाहर निकल आएगा। उन्होंने कहा कि बड़ी महामारियों से निपटने के लिए देश में व्यापक स्वास्थ्य देखभाल तंत्र होना चाहिए और हमें आपूर्ति के लिए किसी एक क्षेत्र या देश पर निर्भर नहीं होना चाहिए। श्री पुरी ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए देश के स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की कमियों को सुधारा गया है। उन्होंने कहा कि कोविड का संकट ऐसे समय आया है जब टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता मिली है। केंद्रीय मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हुए कहा कि ये अर्थव्यवस्था और प्रमुख क्षेत्रों को फिर से पटरी पर लाने में मददगार साबित हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सभी के लिए स्वास्थ्य हेल्थ फॉर ऑल के बिना भविष्य बेहतर नहीं हो सकता है। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वैश्विक भागीदारी और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश पर बल दिया। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के साथ मानव सभ्यता ने सहयोग और संसाधनों के द्वारा एक दूसरे के लिए पूरक प्रयास किए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य दायित्वों के कुशल, प्रभावी और उत्तरदायी निर्वहन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, सदस्य राष्ट्रों और भागीदारों के वैश्विक समुदाय के साथ काम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत और समूचा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं, उनकी पहुंच, वितरण और गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उच्च शिक्षण संस्थानों से देश को कुशल मानव संसाधन का केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने संस्थानों से वैश्विक उत्कृष्टता का केंद्र बनाने का प्रयास करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति इस आकांक्षा के अनुरूप है। आज हैदराबाद विश्वविद्यालय में सुविधा केंद्र का उद्घाटन करने के बाद श्री नायडू ने युवाओं और विद्यार्थियों को निरक्षरता, महिलाओं के प्रति अत्याचार, लिंग भेद जैसी सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और सक्रिय होने के लिए कहा। उपराष्ट्रपति ने आने वाली पीढ़ियों को मूल्यों और लोकाचार को अपनाने तथा रचनात्मकता और शोध को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का अनुपालन 1 महीने के अंदर करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने सरकार के इस फैसले के अनुपालन के लिए डिजिटल माध्यम के जरिए समाचारों और नवीनतम घटनाक्रम के सुचारू संचार और अपलोडिंग करने वाली पात्र कंपनियों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक नोटिस जारी किया।
इस क्षेत्र में सरकार की स्वीकृति से 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। 26% से कम विदेशी निवेश वाली कंपनियां आज से 1 महीने के अंदर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस बारे में जानकारी दे सकती हैं। मंत्रालय ने कहा है कि जिन कंपनियों ने 26% से अधिक विदेशी निवेश किया है, उन्हें भी आज से 1 महीने के अंदर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इसी तरह का ब्यौरा देना होगा। जो कंपनियां देश में नया विदेशी निवेश लाना चाहती हैं, उन्हें उद्योग तथा आंतरिक व्यापार विभाग के विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इसका आयोजन स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस के प्रतीक के रूप में हर साल 16 नवंबर को किया जाता है। आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने कार्य करना शुरू किया, जिसका गठन प्रेस के उच्च मानदंड बनाए रखने और उसे बाहरी पाबंदियों, दबावों और खतरों से बचाने के लिए नैतिकता के प्रहरी के रूप में किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी पर हमला उचित नहीं है। प्रेस की आजादी अनिर्बंध नहीं होती, ये जिम्मेवार आजादी है, रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। और कोई भी आजादी ये उसके अंगभूत बंधनों के साथ आती है कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना है, सेंसेशनलाइजेशन नहीं करना है, लेकिन अपनी बात रखने की आजादी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पत्रकार बिरादरी हमारे महान राष्ट्र की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अथक परिश्रम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार प्रेस की आजादी के लिए प्रतिबद्ध है और पत्रकारों की आवाज को दबाने वालों का कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कोविड के दौरान मीडिया की भूमिका की सराहना की। आज अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है। ये दिन पूरे विश्व में मानवाधिकारों और लोगों की आजादी के मूल सिद्धांत को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। सहिष्णुता दिवस ये संदेश देता है कि लोग प्राकृतिक रूप से विविधता संपन्न होते हैं। दुनिया के प्रत्येक भाग में भिन्न समुदायों को सिर्फ सहिष्णुता के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली स्थित यूनेस्को के प्रमुख एरिक फॉल्ट ने कहा कि असहिष्णुता से लड़ने की कुंजी शिक्षा में ही निहित है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने इस दिवस के अवसर पर कहा कि लोग नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। असहिष्णुता हमारे व्यवहार में शामिल है और इसे छोड़ा भी जा सकता है। इसलिए मेरा आज का संदेश है शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा, जो हिंसा का कारगर समाधान है। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने विश्व बैंक के साथ आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत विश्व बैंक विभाग को परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत विश्व बैंक की इस परामर्शदात्री परियोजना का उद्देश्य भारत में सार्वजनिक परिसंपत्ति मुद्रीकरण का मूल्यांकन करना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान को कृषि शोध गतिविधियों के लिए ड्रोन की तैनाती की सशर्त अनुमति दे दी है। उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अंबर दुबे ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में विशेषकर उर्वर कृषि, टिड्डी नियंत्रण और फसल पैदावार में सुधार के लिए ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि सरकार देश के 6,60,000 से अधिक गांवों के लिए कम लागत पर ड्रोन उपयोगों को देखने के लिए युवा उद्यमियों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। असम में तिनसुकिया जिले में बागजान स्थित कुएं में लगी आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रवक्ता त्रिदेव हजारिका ने आकाशवाणी को बताया कि 24 घंटों के बाद स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। बागजान में आग पर काबू पाने में 5 महीने का समय लगा। श्री हजारिका ने बताया कि विशेषज्ञों ने 60 टन स्नबिंग यूनिट की मदद से आग पर काबू पाया है। After 172 days of ordeal, Oil India could finally bring the Baghjan well number 2 under control. Yesterday, the well has been fully controlled. There is no pressure at the wellhead, and the fire in the flare pit has also been doused. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पर आज शाम मोर्टार और अन्य हथियारों से अकारण गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया।
रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलीबारी का करारा जवाब दिया। अंतिम समाचार मिलने तक गोलीबारी में किसी के हताहत और घायल होने की खबर नहीं है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने आज कुलगाम के फ्रिसल की पुलिस चौकी और शोपियां के थाने पर ग्रेनेड फेंके। इन दोनों हमलों में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अंधेरे के कारण आतंकवादी ग्रेनेड फेंकने के बाद भागने में सफल रहे। इन्हें पकड़ने के लिए तलाश अभियान शुरू किया गया है। सुरक्षा बलों ने दोनों इलाकों को घेर लिया है। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों और पूजा घरों के लगभग 8 महीनों बाद फिर से खुलने पर वहां श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थलों पर विशेष प्रबंधन किए हैं। महाराष्ट्र में शिरडी का साई मंदिर, पंढरपुर का विट्ठल मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिर तथा मुंबई में श्री सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबादेवी महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली दरगाह माहिम चर्च जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आज से खुल जाने के बाद श्रद्धालु इन स्थानों पर पूरे अनुशासन के साथ उचित मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए भगवान के दर्शन कर रहे हैं। 8 महीने के लंबे अंतराल के बाद ये स्थान खुलने के बावजूद श्रद्धालु किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा किए बगैर पूरी श्रद्धा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मास्क पहनकर सुरक्षित अंतर का पालन करते हुए तथा सैनिटाइजर का उपयोग करके श्रद्धालु दर्शन का आनंद ले रहे हैं। राज्य में धार्मिक स्थलों के प्रशासन का उचित पूर्व नियोजन और विभिन्न सुविधाओं के कारण ये मुमकिन हुआ है। इस तरह की व्यवस्था ने ये दिखा दिया है कि उचित नियोजन और श्रद्धालुओं में जिम्मेदारी की भावना हो तो बेवजह होने वाली भीड़ को टाला जा सकता है और श्रद्धालु सही मायने में शांतिपूर्ण तरीके से भगवान की आराधना कर सकते हैं। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। त्योहारों के इस मौसम में खादी उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री की वजह से खादी कारीगरों को काफी लाभ मिला है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्रमुख खादी इंडिया आउटलेट में 2 अक्टूबर से मात्र 40 दिनों के अंदर खादी की एक दिन में हुई बिक्री का आंकड़ा 4 बार 1 करोड़ रुपए को पार कर गया। खादी के इस वितरण भंडार में 13 नवंबर को कुल बिक्री 1 करोड़ 11 लाख रुपए रही, जो इस साल की एक दिन में सबसे अधिक बिक्री का आंकड़ा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील की वजह से बड़े पैमाने पर बिक्री हुई है। खेल मंत्रालय ने ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी मोहिंदर पाल सिंह के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। श्री सिंह अभी गंभीर गुर्दे की बीमारी से ग्रस्त हैं और उनकी डायलिसिस चल रही है। ये राशि खिलाड़ियों के लिए बनाए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड से दी गई है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू अभी हाल ही में शिवजीत सिंह और अन्य प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ियों से मिले थे और उन्हें मंत्रालय से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। श्री सिंह भारतीय हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं। साथ ही वो 1988 की भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम के सदस्य भी थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का पहला हिमपात हुआ और मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जिससे कश्मीर घाटी में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रे में 2 फीट बर्फ दर्ज की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर के मैदानी इलाकों में दिन के तापमान और मौसम में आज काफी बदलाव महसूस किया गया। कश्मीर में गुलमर्ग और पहलगाम जैसे पर्वतीय स्थानों पर बर्फबारी से कश्मीर घाटी में पर्यटन के पुनर्उद्धार की आशाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो अभूतपूर्व कोरोना महामारी के कारण अधिकांश वर्ष के लिए गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। पर्यटन स्थल गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है और देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। इस बीच कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच एक वैकल्पिक सड़क मार्ग मुगल रोड और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को बर्फबारी के कारण शनिवार से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। इस बीच जम्मू कश्मीर के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुपवाड़ा और बांदीपुरा जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम खतरे के बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक गुरुओं से अपने अनुयायियों तक वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों को अपनाने का संदेश पहुंचाने की अपील की। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने शपथ ली। भाजपा के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बने। पेंशनधारियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कई विकल्प दे रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.27% हुई।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का पालन 1 महीने के अंदर करने को कहा और असम के तिनसुकिया जिले में बागजान के तेल के कुएं में लगी आग पर काबू पाया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।